बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये शायद आज का और हमारी ये सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं फाइल्स में, नाइन प्रिज्म के अंदर और इस तरह के और एरियाज़ के अंदर जिसके अंदर पोज़ेशन नहीं है। और ये हम एक अनचार्टर्ड टाइम से गुजर रहे हैं जिसकी कोई मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है। ग्लोबल रिसेशन, सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दिस मेक्स यू थिंक कि जी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इसी पे वक्त में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक ह्यूज कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो डेवलप्ड एरियाज थे और ये जो एरिया है उनको एक ताज़ा हवा का झोंका उनके लिए साबित हुआ और उनको एक रिलीफ मिला। और बल्कि उधर इंस्टेड के जी कि आप प्राइसेस कम होने के बारे में डरे हैं, वहाँ पे एक पॉजिटिविज्म बिल्ड हो रहा है कि वहाँ पे शायद प्राइसेस जो हैं अगले 2-4-6 महीनों में ज़्यादा ऊपर जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाइल हम आप लोगों को उधर बता रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें, आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि जी कि जो एरियाज़ अभी इस फोकस में नहीं है या अगले कुछ अर्सा इस फोकस में नहीं रहेंगे, वहाँ पे क्या होने जा रहा है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को समझता हूँ कि जो जितनी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं मोस्टली वो बेसिकली स्पेकुलेशंस के ऊपर चलते हैं। तो स्पेकुलेशन एंड सेंटीमेंट प्ले दो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर प्राइसेस टू गो अप और प्राइसेस टू कम डाउन। मेरे अपनी एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट 2016 से एक सर्टेन रिसेशन के अंदर थी। 2016 के अंदर जो हमारी प्राइसेस थी, आज एक हमने आपसे वीडियो शेयर की है पहले, जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि जी के डॉलर के इम्पैक्ट की वजह से और जनरल डेप्रिसिएशन जो प्राइसेस के अंदर हुई है उसकी वजह से तकरीबन अंडर डेवलप्ड एरियाज में हमारी प्राइसेस आर ऑलरेडी लोअर बाय 30 to 55%। तो 30 से 55% हम ऑलरेडी जो है वो ये अंडर डेवलप्ड एरियाज जो हैं ये क्रैश कर चुके हुए हैं। और इसमें से इवन इस क्रैश में जो डेवलप्ड एरियाज भी थे कुछ जिनके अंदर अभी घर नहीं उतने बनते थे, इंक्लूडिंग फेज 8, उसका भी हिस्सा शामिल था। सो अगर आप जो हमारे पास पिछली इसकी प्रेसिडेंस अवेलेबल है वो है 2008 और 9 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जो 2008-9 के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारी रियल एस्टेट की प्राइसेस के ऊपर इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आया उस ग्लोबल रिसेशन का। उसकी वजह ये थी कि हम 2005 से ही हम रिसेशन में थे। तो हमारा रिसेशन 2005-6 से शुरू हो चुका था। दुनिया जो है वो 2008-9 में उस रिसेशन में आई। तो चूंकि हमारी प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी कम हो चुकी थी तो 2008-9 के बाद जो है वो उसके अंदर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हाँ, ट्रांजैक्शंस स्लो जरूर होगी, काम जरूर रुक गया, बायर्स कम थे, लोग कम खरीद रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस एक सर्टेन अपनी वैल्यू जो उनकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे या जो थोड़ी सी अंडर प्राइस हुई थी उस पर आके वो स्टेबल होगी। और जो जिन लोगों ने वो खरीदा हुआ था उनके पास होल्डिंग पावर थी और उन्होंने उसको सस्टेन किया। उसके नतीजे में पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट 2011 से 2013 के दरमियान में तकरीबन 100 से 150% जंप की। 2009 से सिर्फ 2 साल के बाद वही प्राइसेस जो 30-40 लाख रुपए का प्लॉट आपको मिल रहा था वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए के अंदर अवेलेबल था। इसकी हमने एक फेज 7 की एग्जांपल भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। उसमें अगर आप देखें कि 2005-6 से वो प्राइस जो है वो 30-40 लाख पे आ गई थी, 4-5 साल वो 30-40 लाख रुपए के ऊपर ही रही। इवन ग्लोबल रिसेशन के अंदर भी वो उससे कम नहीं हुई, बल्कि 2009-10 में वो 5-10 लाख रुपया बढ़ी। फिर उसके बाद 2011 से 13 के दरमियान उसके अंदर एक ह्यूज जंप आया। मैं भी समझता हूं कि अभी भी तकरीबन उसी तरह के हालात मौजूद हैं। हम 2016 से चूंकि हमारी प्रॉपर्टी की प्राइसेस डेप्रिशिएट कर चुकी हैं, एक अपने लेवल पे जो उसका एक बॉटम था उसके ऊपर आ चुकी हैं, तो चांसेस आर कि ये प्राइसेस जो है सर्टेनली नहीं गिरेंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप सेलर हैं
राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी जगह के ऊपर प्लॉट कोई मौजूद है तो आप उस प्लॉट को, अगर आपको उसकी एक मुनासिब प्राइस मिलती है तो अपने आप को एग्जिट कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा सेफ है। लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ अरसे के लिए इनकी प्राइसेस में कोई डाउनफॉल भी आता है तो साल 2 साल में जब रिकवरी फेज में हम जाएंगे तो ये प्राइसेस दोबारा कोप अप हो जाएंगे। बेहतर ये है कि तमाम सेलर्स जो हैं वो पैनिक में आए बगैर अपनी प्राइसेस को जो है वो एक सेंटीमेंट जो बिल्ड करें, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट जाए, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाए और उसके अंदर आप इन प्राइसेस को जो है वो हम सस्टेन कर सकें। अगर आप खरीदार हैं इस वक्त तो फिर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जी आप इस अंडर डेवलप्ड एरिया के अंदर इस वक्त बिल्कुल बाइंग ना करें। हम बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि पैसे नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन आगे कुछ अरसे के अंदर क्या होने वाला है इसके बारे में ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। तो अपने आप को रिस्क में मत डालें और अंडर डेवलप्ड एरियाज, नॉन पोजेशन एरियाज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है मेरा ख्याल है कि उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए एट एवरी लेवल। आप जानने वालों के अंदर भी, खुद भी इसको अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर है। नीडलेस टू से मैं समझता हूं कि प्राइसेस नहीं गिरेंगी, बट इवन देन अगर आप पैसे डाल देते हैं तो आपके पैसे बहुत अरसे 2-3 साल के लिए स्टैग्नेंट पड़े हो सकते हैं और आपके लिए वो उनको ट्रांसफर करना या लिक्विडेट करना भी एक मुश्किल मरहला हो सकता है। सो गाइस दैट इज़ बेसिकली ऑल। और मेरा अपना ख्याल यही है कि जी जितना आप अपने आप को, जितना अपना पोर्टफोलियोज को डेवलप्ड एरियाज के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द वे मूविंग फॉरवर्ड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।